बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट के गारंटीड प्रिपरेशन के लिए हम डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस आप लोग साथ शेयर कर रहे थे। आज 9 जुलाई 2026 पाकिस्तान नेवी सेलर्स के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। सर्कल का एरिया अगर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी गई है 10, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 22/7 अगर हम करते हैं तो 3.14 इसकी वैल्यू आती है, जो कि आपको याद है ज़बानी। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 10 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाता है 100। 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 314। हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपसे मजीद क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सेंटर से लेके किसी भी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपसे पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रेडियस बोलते हैं। वो आपसे बोलेगा कि दो रेडियस अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है आपका डायमीटर। यानी कि एक सरफेस से लेके दूसरी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है 2 रेडियस के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा डायमीटर। अब फॉर एग्जांपल आपसे एक एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा गया आज के टेस्ट सेंटर के अंदर, पेशावर सेंटर के अंदर ये चीज़ पूछी गई है कि आपका जो है ना अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो 10 मीटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे 10 नहीं था, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, जैसे चूंकि यहाँ पे 10 मेरे सामने वैल्यू मौजूद है तो उसने कहा कि बताएं उसका डायमीटर कितना होगा, तो साफ ज़ाहिर है उस 10 को आप क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसी सर्कल का अगर वो आपसे कह दे कि रेडियस उसका 10 मीटर है तो बताएं उसका डायमीटर कितना होगा, तो फिर वो 20 मीटर क्या होगा उसका डायमीटर होगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोअर हाउस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउसेज है। एक होता है हमारे पास अपर हाउस, और अपर हाउस को क्या कहा जाता है, सेनेट कहा जाता है। ये मैं अपर हाउस बता रहा हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहा। ठीक है, अपर हाउस को बोला जाता है सेनेट, और सेनेट के जो टोटल मेंबर्स है इस टाइम उसकी तादाद आपसे पेपर में पूछी जा सकती है 96। ठीक है, और जो लोअर हाउस होता है वो हमारे पास क्या होता है नेशनल असेंबली, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, और इसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो 336 जो है वो इसके टोटल मेंबर्स हैं। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। यहाँ इससे रिलेटेड आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मजीद बताना चाहूँगा। ठीक है, जो कि आपसे पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो नेशनल असेंबली के 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेशनल असेंबली का जो हेड होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर। और इस टाइम का जो करंट स्पीकर है नेशनल असेंबली का उसका नाम है सरदार अयाज सादिक, ये आपने नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा, सेनेट का जो सीनियर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका जो है ना वो क्या होता है हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। और इस टाइम जो है वो हमारा जो चेयरमैन है सेनेट का वो कौन है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो यही है, यूसुफ रज़ा गिलानी। यानी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने सबसे ज़्यादा अरसे तक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रहा है। ज़्यादा दफ़ा कौन बन चुका है, तो वो नवाज़ शरीफ है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नवाज़ शरीफ साहब बने हैं। कितनी दफ़ा बने, 3 दफ़ा बने हैं। और एक ही टर्म में ज़्यादा टाइम तक कौन प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। क्वेश्चन का डिफरेंस समझ आ गया। जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरीके से आपने इसका आंसर करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा होता है, जिसको कोई भी ओशन नहीं लगता, जिसका कोई सी नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसा सी जो कि आउटलेट नहीं होता जिसका कोई, ठीक है, एक ऐसा सी जिसका जो किसी और सी के साथ कनेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो हमारे पास कौन सा है, वो अफगानिस्तान है। और ये अफगानिस्तान जो है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, किसके लिहाज से, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री पूछ लिया जाए तो वो हमारे पास कौन सा है, वो काज़किस्तान है। और पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री पूछ ली जाए तो वो हमारे पास कौन सा है, इंडोनेशिया है। और ओवरऑल पूरी दुनिया का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरी दुनिया का एरिया के लिहाज से अगर सबसे बड़ा कंट्री पूछ लिया जाए तो वो रशिया है। और अगर आपका जो है ना पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री पूछ लीजिए तो वो इंडिया है। पहले चाइना था, स्टूडेंट अभी तक उसी में कंफ्यूज है कि चाइना सबसे पहले नंबर पे है, अभी इंडिया सबसे पहले नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास इंडिया है।
दूसरे नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए तो साफ ज़रा वो चाइना है। तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है। चौथे नंबर पे अभी मैंने बताया था इंडोनेशिया, ये पॉपुलेशन के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान भी छठे नंबर पे था, अभी पाँचवें नंबर पे आ चुका है। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह 100% गारंटेड आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपके सेंटर के हिसाब से। ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर। आपको हमारी वेबसाइट पे जो है ना बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, 18 मिनट टाइम होता है जैसे आपका वहाँ पे सेंटर पे होता है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आपसे टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपने इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके 100% गारंटेड एरर फ्री ऑथेंटिक नोट ज़रूर हासिल करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, अगर एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाए तो इसकी वेव लेंथ क्या होगी। देखो एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो V = एफ लेमडा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस फार्मूले के हिसाब से वो कहता है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, देखो ये दोनों एक ही साइड पे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ लेके आना चाहें तो फ्रीक्वेंसी को ला सकते हैं, लेमडा को लाना चाहे लेमडा को ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है वेवलेंथ और ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी वो कहता है क्या होगी, हाफ होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो गई है, हाफ हो गई है, तो वेवलेंथ क्या होगी, उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कल भी मैंने आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे, आपसे इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन के घुमा फिरा के वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको जस्ट फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले की जो है ना एक जो है ना PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपने व्हाट्सएप पे जो है ना जब कॉन्टैक्ट करना है, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने जब कॉन्टैक्ट करना है उसका तरीकाकार भी सुन लें। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं जी हमें टाइम पर रिप्लाई नहीं मिल रहा, ठीक है। देखो बहुत से स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, आपने किस तरह का हमें जो है ना व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, तो तरीकाकार है आप जैसे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा। ऑटो रिप्लाई में हमारे चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो सबसे पहले आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होगा सेलर का, उस पर लिखा होगा सेलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपने उस सेलर वाले ग्रुप को भी क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब सेलर वाले ग्रुप में हर 2-3 घंटे बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो चैनल है वहाँ पर जो नोट्स होंगे वो आपको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ से उसकी क्या कर लेना, स्टडी करना स्टार्ट कर देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर हमने किया जब सेलर के नोट ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे तो फिर आपने वहाँ पे जो है ना हमारे जो व्हाट्सएप की जो पे वेबसाइट का जो है लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी आपको एक्सेस कर दी जाएगी 1-2 घंटे में। तब तक जो है ना आप जो है ना अपना जो है ना चैनल पर और हमारे जो है ना जितने भी बाकी लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं तो आप उन लेक्चर्स को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैक्सिमम जितना जल्दी हो सकेगा आपको जो है ना व्हाट्सएप पर जो है ना आपको जो है ना टेस्ट की भी जो है ना एक्सेस कर दी जाएगी और बाकी चीज़ें भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं मिलें आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपने उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ अ पेन बॉट फॉर 300 एंड सोल्ड फॉर 400, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले जो है ना 13 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस तो कल से स्टार्ट हुआ है, एक लेक्चर कल का था और आज ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इन दोनों को तो आप लाजमी देखेंगे, लेकिन जो पिछले 13 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको जो है ना यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ सेलर्स के, ठीक है। वो 13 लेक्चर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन लेक्चर्स को कवर कर लिया तो इंशाल्लाह 80% प्लस के साथ आप इजीली जो है ना टेस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 95% प्लस मार्क्स चाहिए तो फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ टॉप पे शोर होगा, यहाँ पे भी शोर होगा। फिर इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे आपका 100% पेपर उसी में से होगा, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले 13 लेक्चर के अंदर जो है ना पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। देखो क्या है कि आपका जो है ना एक फार्मूला आपने पढ़ा, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
आपने अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकाली। देखो एक चीज़ आपने 300 में परचेज़ की, 400 में सेल कर दी, प्रॉफिट कितना हुआ 100। ये 100 आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपके 300 है, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर लें, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 100 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने एक सिंपल फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, आपका कोई भी, तो मैंने एक सिंपल इसी फार्मूले से आपको सॉल्व करके पिछले 13 लेक्चर में बार बार कराए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जब वो यूज़ होता है तो वो होता है सीस्मोग्राफ, भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन में अगर आपको रिक्टर स्केल कह दिया जाए, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस आपने समझना है। देखो सीस्मोग्राफ जो है ये अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना, ये उसको मेजर करता है, ठीक है। और जो रिक्टर स्केल होता है ये अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है, अभी कितनी शिद्दत का जो है ना अर्थक्वेक आया है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक और हमारे पास क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सीज्मोलॉजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीज्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपको बैरोमीटर नज़र आ रहा है। बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और हाइग्रोमीटर, यह हाइग्रोमीटर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कई दफ़ा पेपर में पूछा गया, ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सारे आपने नोट करने। अगर आपके आज के स्टूडेंट के पेपर में ये चीज़ आई है तो कल आपसे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इसको आपने नोट करना है और इसको साथ साथ जो है ना आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, कम से कम पहले 15 जो एलिमेंट्स हैं ना, पहले 15 एलिमेंट्स, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो भी इसको याद कर ले, ठीक है। पहले 15 एलिमेंट्स जो है वो आपको आर्ट्स वाले चलें शायद ना भी करें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन साइंस वाले तो इसको लाजमी करेंगे, ठीक है। पहले 15 एलिमेंट्स जो हैं उनका आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और उसका मैस नंबर भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 MCQs आपको मज़ीद पता होने चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक होता है आपका एटॉमिक नंबर और एक होता है आपका एटॉमिक मैस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अच्छा इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और एटॉमिक मैस भी याद होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एटॉमिक नंबर याद कर लें, एटॉमिक मैस याद नहीं करें, पहले 15, ठीक है। अच्छा अब इनमें मैं थोड़ा सा आपको मैं बता भी देता हूँ एक दफ़ा जल्दी जल्दी बोल के। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैस क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद होती है। ये आपका MCQs भी पूछा गया कई दफ़ा पेपर में, ठीक है। कि वो आपसे MCQs इस तरह से पूछ लेते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इन एन एटम इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद जो होगी वो क्या होती है, वो एटॉमिक नंबर होती है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एटॉमिक मैस बोलते हैं। क्लियर हो गया, याद रखेंगे ये चीज़। अच्छा याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना 15 पहले जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये 10 आपको तो ये फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इनका एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन है उसका 1 है और उसका मैस नंबर भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मैस नंबर 4 है। अच्छा कहीं पे डबल हो जाता है और कहीं पे कम भी हो जाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है लेकिन मैस नंबर 7 है। बेरिलियम का मैस नंबर 9 है, ठीक है। 4 और 9, 5 और 11, 6, 12, ठीक है। कार्बन का 6 है, ये आपको याद होनी चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 6, 7, 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर इधर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और इधर 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो ये सिंपल से, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे वाले बढ़ते रहते हैं वो आपने याद कर लेने, ठीक है। आप सिंपल जाएंगे ना चैट GPT को बोलेंगे ना फर्स्ट 15 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस बताएं तो आपको लिस्ट दे देगा। तो उसको एक नज़र आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ से एक MCQs हर स्टूडेंट के पेपर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन मेरे ख्याल में यहाँ बता दिए थे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस बता दिए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बता देता हूँ। करेंसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जो ऑप्शन आया था ना वो आया था LKR, इस तरह से ऑप्शन था, ठीक है। तो ये आपने याद है लंकन रुपी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी की है रुपी तो हम क्या लिखते हैं PKR, पाकिस्तानी रुपी। इंडियन की करेंसी क्या है, वो भी रुपी है, INR, इंडियन रुपी, इस तरह, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह आपने याद रखना है। बहरहाल आपने वो कंट्रीज़ जिनकी करेंसी रुपी है वो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, नेपाल भी जो है ना वो इसी में है। और इसके अलावा 2-3 कंट्रीज़ और भी हैं जिसमें जो है ना एक है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉरिशस, इस तरह का नाम है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। और एक जो है ना एक और हमारे पास सीशल्स है, क्या है, SEYCHELLES,
ठीक है। सीशल्स जो है ये भी, और इंडोनेशिया की भी आई थिंक यही है, ठीक है। वो IDR इस तरह का कोई इंडोनेशियन रुपया है, रुपी नहीं है। बहरहाल जो है ना वो आपने देख लेना है। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको पहले इंडोनेशिया से पहले बताई ये आपके एग्जैक्ट हैं, इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अ कार इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टू 16 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक कार की जो वेलोसिटी है वो ये इनिशियल वेलोसिटी है VI, और ये वाली क्या है फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम है, और ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब जिसको फार्मूला याद है वो देखो ईजिली यहाँ पे 60 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय 5। 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5 करते कितना आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई मुश्किल था, सिर्फ आपको फार्मूला याद होने चाहिए। आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह फार्मूला की PDF आपको मिल जाएगी। इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम का रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। मोमेंटम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए अगर हमारे पास मोमेंटम जो है वो डबल कर दिया जाए यानी कि उसका स्क्वायर भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर ये ऊपर स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता, अगर इसको डबल कर लेते तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती, डबल हो जाती, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है। अब चूँकि इसका स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी। किस तरह होगी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोमेंटम जो है वो 2 की बजाय आपने 4 कर दिया, डबल कर दिया ना, ठीक है। अब उसका जब 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर लेते तो 4 आता, अब 4 का स्क्वायर लेते तो कितना आ जाता, 16 हो जाता। देखो 4 से कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ चुका है ना। तो इसी तरह आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। किसके चक्कर में, इस स्क्वायर के चक्कर में। अगर स्क्वायर नहीं होता तो अगर वो डबल हो रहा था तो ये भी डबल हो जाता, वो हाफ हो रहा था तो ये भी हाफ हो रहा था, वो इंक्रीज़ होता तो ये भी इंक्रीज़ होता, वो डिक्रीज़ होता तो ये भी डिक्रीज़ होता। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, यकीन करें आपके 4 से 5 MCQs जो हैं सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ आ गया इंशाल्लाह जो है ना उसके 5-6 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स ऑफ फ्यूल, एक हेलीकॉप्टर को 50 गैलन फ्यूल चाहिए 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाउ मैनी गैलन्स विल इट नीड टू ट्रैवल 400। देखो सबसे पहले ये देखो 50 गैलन में वो कितना कर रहा है, 320 को आप 50 पे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 32 को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 6 द 30, और 6.4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है कितने टाइम के, 1 गैलन के अंदर। 1 गैलन के अंदर 6.4 किलोमीटर कर रहा है, 50 गैलन के अंदर 320 कर रहा है। तो अब 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। आप क्या करेंगे, इस 400 को क्या कर देंगे, 400 को आप डिवाइड कर देंगे 6.4 पे, इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, सिंपल इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ वो आपसे ना थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकता था। जैसे देखो 1 गैलन के अंदर कर रहा है 6.4 किलोमीटर, वो यहाँ पे आपसे कहता है कि बताओ 10 गैलन के अंदर कितना करेगा, तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर देते 6.4 से। वो कहता 50 गैलन, 50 ऑलरेडी कह दिया, 100 कह देता, 70 कह देता, तो इतने गैलन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो तब हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। और जब वो आपसे कह दे कि इतना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा, ये मैं आपको पिछले 13 लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पर आ चुका हो तो पिछले लेक्चर आप हमारे लाजमी देख लेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पॉइंट में था ना, तो यहाँ याद रखिएगा पॉइंट में आंसर आएगा। क्लियर हो गया। शिमला एग्रीमेंट, कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आज ये देखो बार बार रिपीट हुई है। 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन बताया कि हमारे पेपर में आया शिमला एग्रीमेंट आया। क्या है जी शिमला एग्रीमेंट का? देखो 3 चीज़ें, एक शिमला आपका जो है ना डेपुटेशन है, ठीक है, और डेपुटेशन, और एक है आपका शिमला कॉन्फ्रेंस, और एक शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। शिमला डेपुटेशन कब हुआ, 1906 में हुआ, और ये कब हुआ, 1945 में, 1945 में जून, याद रखना है। और शिमला एग्रीमेंट कब हो रहा है, ये 1972 में हो रहा है। एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तीनों अलग है। शिमला एग्रीमेंट पूछ लिया जाए तो उसके हिसाब से आंसर देना, डेपुटेशन का अलग होगा, कॉन्फ्रेंस का अलग होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो है ये पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, इसका मैं डिटेल मजीद बता देता हूँ अभी शिमला एग्रीमेंट की। पाकिस्तान और इंडिया का 1971 की जो वॉर थी उसका ये पीस एग्रीमेंट था, ठीक है। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना इसमें शिरकत करने वाले कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ठीक है। और उधर से उनकी कौन सी थी, वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है ये इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर
अगर आपसे ये पूछ ली जाए इंडिया की तो वो इंदिरा गांधी है, और पाकिस्तान की फ़र्स्ट और लास्ट ही है, मतलब एक ही बनी है, तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है। कौन है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर है। मुस्लिम दुनिया की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अगर आपसे पूछ ली जाए पूरी मुस्लिम दुनिया की, तो वो भी यही है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुस्लिम दुनिया की। क्लियर हो गया। और ये कब बनी थी? 1988 में जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा बनी थी 1993 में। 2 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान की, और इनको 2007 में शहीद किया जाता है। इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपने याद रखनी है, 27 दिसंबर 2007 में। क्लियर हो गया। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ तो इनको आपने नोट करना है। फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन की फोर्स है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर का, द वर्क डन। सिंपल यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह पे कितना आ जाएगा? 40, और डी की जगह पे आ जाएगा 5। दोनों को मल्टीप्लाई 5 4 तक कितना होता है? 5 4 20, और एक 0 और आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 जूल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। जूल जो होता है ये यूनिट होता है वर्क डन का। वर्क डन का यूनिट जूल भी है और न्यूटन मीटर भी है। देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका मीटर डिस्प्लेसमेंट का, न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट है, और दूसरा कौन सा है? जूल भी इसका यूनिट है वर्क डन का। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन बताया गया, फोर्स का एक यूनिट और भी है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और न्यूटन तो है ही है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? मैस का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। ये भी आपने याद रखना है। सार का हेडक्वार्टर पूछा गया, बार बार पूछा गया। सार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर है। सार के टोटल मेंबर्स आपसे पूछे गए हैं आज के पेपर में, 8 इसके टोटल मेंबर्स हैं। और इसके अलावा जो है ना सार कब बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई थी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ढाका पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो ये है। ठीक है, काठमांडू में, लेकिन ये बनाई कहाँ पे गई थी? ढाका में बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका एब्रीवेशन भी पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या इसका एब्रीवेशन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। आज के पेपर में एक और एब्रीवेशन पूछा गया था, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, याद रखना, इसको नोट कर लेना। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे मैं सार के मेंबर्स आपको बता, देखो क्या बता रहा था? साउथ एशियन, यानी कि इसके जो टोटल 8 मेंबर्स हैं वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये भी आपसे MCQ पूछा जाता है कि ये फलां कंट्री जैसे पाकिस्तान जो कहाँ पे मौजूद है? साउथ एशिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसके 8 मेंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, MBBS पेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इस तरह पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, तो वो आपको 8 मेंबर पता होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप जिस तरह भी घुमा फिरा के सवाल पूछ लीजिए, आपको पता होना चाहिए। M से हमारे पास क्या है? मालदीव, B से बांग्लादेश, दूसरे B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। क्लियर? एक सांस में देखो मैंने आपको बता दी, जिसको ट्रिक आती होगी वो याद करके आपको बता देगा। ठीक है, MBBS पेन, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा स्लो। मालदीव, भूटान, और B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ये क्या है हमारे पास? क्या है ये? सार्क के टोटल मेंबर हैं, और ये सारे के सारे साफ ज़ाहिर साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड डेजर्ट लाइज इन विच प्रोविंस? टोटल जो डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर उनकी तादाद कितनी है? 5 डेजर्ट्स हैं। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो पाकिस्तान का वो थर्ड डेजर्ट ही है। कहाँ पे मौजूद है? सिंध के अंदर मौजूद है। और इसका दूसरा नाम एक आपसे पूछा जाता है, फ्रेंडली डेजर्ट इसको कहा जाता है। और इसका जो है ना कितने % हिस्सा जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसका जस्ट 15% हिस्सा जो है, 15% हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और 85% इसका जो हिस्सा है वो कहाँ पर मौजूद है? वो इंडिया के अंदर मौजूद है। और इंडिया के अंदर इसका जो नाम है वो थर नहीं है, इंडिया के अंदर इसका नाम है राजस्थान। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गया। और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर पूछ लीजिए तो वो भी यही है, राजस्थान, यानी कि थर्ड डेजर्ट। ठीक है, मतलब 85। देखो जब पाकिस्तान में सिर्फ 15% है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट बन गया, तो वहाँ पे 85% है, तो वहाँ पे भी ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, थर्ड डेजर्ट की डिटेल मैंने आपको बता दी। अभी मैं पाकिस्तान के जो दूसरे डेजर्ट है उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 डेजर्ट है। एक सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर 2 डेजर्ट है, एक का नाम है थल और एक का नाम है चोलिस्तान। थल वाला जो है ये बखर के अंदर मौजूद है, और चोलिस्तान वाला कहाँ पे मौजूद है? भावलपुर के अंदर मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर एक डेजर्ट मौजूद है जिसका नाम है खरान डेजर्ट, और ये वही डेजर्ट है जहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में 28 मई को। ठीक है, कल की लेक्चर में मैं डिटेल इसकी बता चुका हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का KPK वो प्रोविंस है जिसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं है। आपसे एक MCQ पूछा जाता है, द प्रोविंस दैट हैज़ नो डेजर्ट, तो वो कौन सा? वो हमारे पास यही खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, अच्छा 4 डेजर्ट हो गए।
अभी 5वें डेजर्ट की मैं पहले डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ और बता दूं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जिसके अंदर कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके अंदर इतने ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी, किसी कंट्री के अंदर भी कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया। और अगर आपसे पूछ लीजिए द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ नो डेजर्ट, तो वो यूरोप। द प्रोविंस दैट हैज़ नो डेजर्ट, तो वो KPK। अच्छा, पाकिस्तान का जो 5वां डेजर्ट है वो ठंडा डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है? कटपाना डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है? सकरदू में मौजूद है। कहाँ पे? सकरदू, गिलगित बल्तिस्तान का शहर है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का 5वां डेजर्ट है, जो कि क्या है? ठंडा डेजर्ट है। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। तो नॉर्थ साइड पे कौन सा? कराक्रम है, और कराक्रम के अंदर ही पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी K2 मौजूद है, और इसकी जो हाइट है 8611 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है वो क्या है? वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपने याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है 8850 भी आपको मिल सकता है पेपर में, 8848 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों में से जो होगा वो आपका ठीक है। और ये माउंट एवरेस्ट है, ये पाकिस्तान, ये नेपाल के अंदर मौजूद है। कहाँ पे? नेपाल पे। और कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है? जैसे कराक्रम जो है K2 के अंदर मौजूद है, इसी तरह जो है ना ये वाला कहाँ पे? ये हिमालय के अंदर है। कहाँ पे? हिमालय, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी ये माउंटेन रेंज मौजूद है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय की माउंटेन रेंज है, मतलब एक ही माउंटेन रेंज है, बहुत बड़ी है ना, ये पाकिस्तान में भी है, आगे इंडिया के अंदर भी आती है, और आगे नेपाल तक जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। और ये इंडिया है, और यहाँ पे नेपाल है। ये नेपाल है जो मैं भी यहाँ पे बार बार सर्कल कर रहा हूँ। तो इधर देखो, यहाँ पे भी मौजूद है। इस तरह ये घूमती घुमाती ये जो है ना हिमालय के माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये ऊपर कराक्रम का माउंटेन रेंज मौजूद है गिलगित के अंदर। ठीक है, क्या नाम है उसका? ठीक है, ऊपर। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय माउंटेन रेंज मौजूद है, उसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? वो नांगा पर्वत है, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, नांगा पर्वत। और इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, 8126 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है मैं आपको पिछले लेक्चर, जो हमारे 13 लेक्चर्स हैं, उनको आप लाजमी देख लें। मैं बार बार आपको उन 13 लेक्चर्स का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये पूरी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ एक एक टॉपिक आपको कवर कराया गया है। केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के जो है ना फार्मूले पूछे जा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल जो है ये आपको याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल को एक नज़र देख लें। देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाला जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह CA है, सॉरी ये CA। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपका जो है ना, इसी तरह जहाँ पे मैं मैग्नीशियम लगा दूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह आपको कोई आ जाए, सोडियम आ जाए, देखो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाला जो है ना, ये मैं आपको बना दूँ सोडियम, ये क्लोराइड बन गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो है ना बाकी भी जितने चीज़ें हैं वो आपको इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ आपने इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। देखो किस तरह डिटेल में हर क्वेश्चन के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, ये इसका हक बनता है। और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, और 100% गारंटीड आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ मशीन प्रोड्यूस 20 वाट पावर इन 30 सेकेंड, इट्स वर्क इज़। ठीक है, देखो एक मशीन जो है, पावर का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क ओवर में टाइम होता है। ठीक है, अब फार्मूला आपको याद हो गया। अब उसने क्या कहा यहाँ पे, देखो सारी चीज़ें, जो पावर कितनी दी हुई है, पावर दी उसने 20, देखो 20 पुट कर दिया, इज इक्वल टू वर्क कितना है, वर्क नहीं दिया, वर्क फाइंड करना है। नीचे टाइम आपको दे दिया 30 इधर डिवाइड, और उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्क आपने फाइंड करना, सिंपल आपका आ गया 3 to the 6 और 2 0 7 आ जाएंगे। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, तो 600 जूल। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास क्या बन गया? करेक्ट ऑप्शन बन गया। फैक्टोरियल ऑफ 6 का फैक्टोरियल आपसे पूछा गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल जो है ना, किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल अगर आपने फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करते हैं? ठीक है, देखो सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखो 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना वहाँ से उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। देखो 6 5 द 30, 34 द 120, 123 द 360, 362 द कितना आ जाएगा? 720 हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन
बी यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आज के 12 का फैक्टोरियल, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इसी तरीके से था, डिवाइडेड बाय 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आपने किस तरीके से करना है, एक तरीका तो यह है 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 9 8 इस तरह मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करें। चूँकि वहाँ पे कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मसला खड़ा कर सकती है। तो आपने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल पे रोक लेने हैं, क्योंकि 9 का फैक्टोरियल नीचे मौजूद है तो 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल कर देना, बाकी वैल्यू को अब आप इजीली मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये तो फिर भी यहाँ पे 3 वैल्यू बच गई हैं, जो आपके पेपर में आया था वहाँ पे 2 वैल्यू थी तकरीबन, जो स्टूडेंट ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप जो है ना इस तरीके ईजिली कॉन्सेप्ट के साथ इसको अपने जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो करनी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको 100% गारंटेड जो है बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा।